गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन में। मैं हूँ आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव और आपके साथ मैं हूँ दीपिका यादव। तो गुनगुनी सी ठंडक अब मौसम में आ चुकी है। इसका मतलब है कि आपको अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखना है, क्योंकि जो बदलता हुआ मौसम है, आती हुई ठंडक है, वो बीमार कर सकती है। इसलिए बहुत जरूरी है कि सुबह सुबह उठकर आप हमारे साथ थोड़ी सी फिटनेस के लिए एक्सरसाइज करें और साथ ही खबरों से भी अपडेट रहें। जी हाँ, क्योंकि खबरें लेकर के हम आपके लिए आए हैं। देश विदेश की हर खबर आप तक पहुँचाएंगे। देश की कौन सी बड़ी खबरें हैं और उसके साथ जो ब्रेकिंग न्यूज है वो भी आप तक पहुँचाएंगे। इसलिए बने रहिए 1 घंटे हमारे साथ। चलिए सबसे पहले खबर मध्य प्रदेश के जबलपुर से आपको बता देते हैं, जहां पर घरेलू सिलेंडर से भरा एक ऑटो, वहां पर अचानक से धमाका हुआ। उस वक्त जबरदस्त हड़कंप मच गया। और जिस वक्त ये धमाका हुआ उस वक्त कैसा मंजर था, उसके बाद वहां पर क्या हालात बने, पूरा अपडेट इस रिपोर्ट के जरिए जानिए आप। मध्य प्रदेश में जबलपुर के पाटिल इलाके में उस वक्त सनसनी फैल गई जब चलती ऑटो में भयानक आग लग गई। इतना ही नहीं, ऑटो में आग लगने के बाद ऐसा धमाका हुआ कि देखने वालों के होश ही उड़ गए। पूरा इलाका धमाके की आवाज से गूंज उठा। दरअसल यह हादसा तब हुआ जब ऑटो घरेलू गैस सिलेंडर की डिलीवरी करने जा रहा था। ऑटो में करीब 20 घरेलू गैस सिलेंडर लोड थे। जब ऑटो पाटन थाना क्षेत्र के गांव गोवारी घनेटा शहपुर मेन रोड पर पहुंची, तभी चलती ऑटो में आग लग गई। ड्राइवर को समझते देर नहीं लगी कि ऑटो अब बचेगा नहीं, और ड्राइवर ने फौरन ऑटो से कूदकर अपनी जान बचाई। बीच रास्ते में सिलेंडर से भरा ऑटो जल उठा। थोड़ी देर में पूरा ऑटो आग के गोले में तब्दील हो गया। ऑटो के आग के गोले बनते ही ऑटो में रखे 2 सिलेंडर ब्लास्ट कर गए। इसके बाद जो मंजर सामने दिखा वो बेहद ही भयानक था। ऑटो में सिलेंडर ब्लास्ट होते ही आग का गोला आसमान की तरफ उड़ा और काफी ऊपर उठकर हवा में मिल गया। एक बार फिर से देखिए, आग लगने के बाद ऑटो में जब सिलेंडर ब्लास्ट हुआ तो उस वक्त का नजारा कैसे था। गनीमत यह रही कि इस हादसे में किसी के जान की हानि नहीं हुई। वक्त रहते ऑटो ड्राइवर ने भी अपनी जान बचा ली। वही सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया, लेकिन तब तक रोड पर आवाजाही बंद कर रखी गई थी। बताते हैं जो कि आपके लिए बहुत जरूरी है। अगर आपके पास भी घर में कोई पुराना फोन पड़ा है और उसकी बैटरी खराब है तो उसे तुरंत अपने पास से हटा दें। जी हाँ, अमूमन ऐसा होता है दीपिका कि हमारे पास अगर हम नया मोबाइल लेते हैं तो पुराने मोबाइल को अपने किसी कहीं पर रख देते हैं संभाल कर, और इस तरह से कई पुराने मोबाइल हमारे घर में इकट्ठा हो जाते हैं। लेकिन इसकी बैटरी कितनी खतरनाक हो सकती है, खबर आई ओडिशा से, उसे आप देखिए और फौरन अगर आपने भी ऐसे मोबाइल रखे ना, उसको डिस्कार्ड कर दीजिए। ओडिशा के ढेंकनाला जिले से एक चौंका देने वाला वीडियो सामने आया है, जहां एक मोबाइल रिपेयरिंग की दुकान में मोबाइल फोन ठीक करते वक्त बैटरी ब्लास्ट कर गई। ये पूरा हादसा कैसे हुआ, अब सीसीटीवी के जरिए इसे भी देख लीजिए। दरअसल ढेंकनाला जिले के कामाख्या नगर में मोबाइल रिपेयरिंग की दुकान में एक शख्स अपने पुराने मोबाइल को ठीक कराने पहुंचा था। जब शॉप मालिक मोबाइल ठीक कर रहा था तो उसमें से बैटरी निकाल कर रख दी। बैटरी पुरानी थी और फूली हुई थी। पहले बैटरी को दुकान में बैठा एक शख्स देखता है। इसके बाद पास में ही खड़ा एक छोटा बच्चा उसी फूली हुई बैटरी को देखने लगता है। बच्चा बैटरी पर लगे स्टिकर को भी उखाड़ कर फेंक देता है, फिर कुछ नुकीली चीज से उस पर कुरेदता है, जिसके तुरंत बाद ही बैटरी ब्लास्ट कर जाती है और बैटरी से तेज आग निकलने लगती है। ये मंजर देख वहां मौजूद सभी लोग दहशत में आ जाते हैं। शॉप मालिक किसी तरह जलती बैटरी को शॉप से बाहर फेंक देता है। इस हादसे में बच्चे को मामूली चोट भी आ जाती है। गनीमत रही कि इस दौरान कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। खबर प्रयागराज से, जहां माफिया अतीक भले ही नहीं रहा, लेकिन उसकी जो बेनामी संपत्तियां हैं वो अभी भी वहां पर मौजूद हैं। जी हाँ, और इन्हीं बेनामी संपत्तियों पर कार्रवाई भी शुरू हो चुकी है। आपको बताते हैं कितने करोड़ों की संपत्ति को जब्त किया गया है। तो उसके विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। प्रयागराज पुलिस की ये मुनादी माफिया डॉन रहे अतीक अहमद की बेनामी संपत्ति को जब्त करने के लिए है। 1710 हेक्टेयर। पुलिस ने इस मुनादी के बाद अतीक की उस बेनामी संपत्ति को कुर्क किया है, जिसकी कीमत 12.5 करोड़ रुपए आंकी गई है। करने का आदेश। दरअसल जांच में सामने आया था कि अतीक अहमद ने दबंगई और बदमाशी के जोर पर करीब 20 बीघा जमीन कुछ लोगों से रजिस्ट्री करवाकर अपने जानने वाले राजमिस्त्री हुबलाल के नाम पर करवाई थी।
इसी बेनामी संपत्ति को लेकर एयरपोर्ट और खुलदाबाद थाने में गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे में चिन्हित किया गया था, जिसके बाद प्रयागराज पुलिस कमिश्नर रमित शर्मा ने कुर्क का आदेश जारी किया। आज पुलिस आयुक्त महोदय कमिश्नरेट प्रयागराज के आदेश के क्रम में ये जब्तीकरण की कार्रवाई करी गई है। ये धारा 14(1) के तहत गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई करी गई है। ये अतीक अहमद की बेनामी संपत्ति थी जो हुबलाल नाम के व्यक्ति के नाम थी। यह करीब 23,447 वर्ग गज ज़मीन है जो करीब 5.5 हेक्टेयर है और जिसकी अनुमानित कीमत 12.5 करोड़ रुपए है। ये 16 घाटों में बटी हुई है और ये सबसे बड़ा घाटा है। आज यहाँ पे जब्तीकरण की इन सभी 16 घाटों में जब्तीकरण की कार्रवाई पूर्ण कर ली गई है। प्रयागराज में ऐसी कई और बेनामी संपत्तियां हैं जिन पर माफिया अतीक का कब्जा रहा है। अतीक के हत्या के बाद उन बेनामी संपत्तियों के राज खुलते जा रहे हैं और पुलिस प्रशासन इन पर बोर्ड लगाकर कुर्क की कार्रवाई को अंजाम दे रहा है। नंबर 8 आरआई संख्या 2177। और एक अहम खबर आपको बताएं जिसमें उत्तर प्रदेश एटीएस की टीम को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है, जिसमें आईएसआईएस के 2 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया। और इन आतंकियों के पास से काफी कुछ बरामद भी हुआ है, जहां आईएसआईएस का प्रतिबंधित साहित्य पेन ड्राइव तो बरामद किया गया ही है और साथ ही इन आतंकियों ने जो डेंजरस प्लान तैयार किया था उसका भी खुलासा हुआ है। आप देखिए अपडेट इस रिपोर्ट में। इन चेहरों को गौर से देख लीजिए। ये देश में तबाही का बड़ा प्लान बनाने में जुटे थे, लेकिन ये अपने मकसद को अंजाम तक पहुंचा पाते उससे पहले ही धर दबोच लिए गए। पुलिस ने आतंकी संगठन आईएसआईएस से जुड़े 2 सेल्फ रेडिकलाइज आतंकियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों से आईएसआईएस का प्रतिबंधित साहित्य पेन ड्राइव बरामद किया गया है। दोनों तबाही का बड़ा नेटवर्क खड़ा करने की कोशिश में थे। दुनिया में खलीफा राज कायम करने के लिए जिहादी सेना बनाने का आरोप है। हैंडलर्स के निर्देशों पर यूपी में बड़ी घटना को अंजाम देने की तैयारी में थे, लेकिन ये यूपी एटीएस की नजरों से बच नहीं सके। एटीएस ने अलीगढ़ के अलग अलग इलाकों से अब्दुल्ला अरसलान और माज बिन तारिक को गिरफ्तार किया है। इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर आपको बताएं जिसमें 5 राज्य के फर्स्ट फेज के चुनाव का आज से शंखनाद हो चुका है, जिसमें आज छत्तीसगढ़ और मिजोरम के लिए सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो चुकी है। जी हाँ, तो वोटिंग शुरू हो चुकी है और खासतौर पर चुनाव आयोग की तरफ से ये कोशिश की गई है कि ज्यादा से ज्यादा लोग मतदान के लिए पहुंचे मतदान केंद्रों पर, क्योंकि 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। प्रथम चरण के चुनाव का शंखनाद हो चुका है। छत्तीसगढ़ और मिजोरम के लिए सुबह 7 बजे से वोट डालने शुरू हो चुके हैं और बता दें कि छत्तीसगढ़ के 20 सीटों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच वोटिंग हो रही है और छत्तीसगढ़ में एक और चरण बाकी है। 2 चरणों में छत्तीसगढ़ में मतदान होने हैं। पोलिंग बूथ सज चुका है। वोटर्स भी लाइन में लगे हैं और एक एक कर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान जारी है। छत्तीसगढ़ और मिजोरम के पहले चरण के लिए वोट डाले जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में विधानसभा की कुल 90 सीटें हैं। इनमें से पहले चरण में 20 सीटों पर आज वोटिंग हो रही है। ये सीटें अधिकतर नक्सल प्रभावित इलाके की हैं। बस्तर संभाग और राजनांदगांव सहित 4 अन्य जिलों से सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। 4 लाख से ज्यादा वोटर्स 223 उम्मीदवारों का भाग्य का फैसला करेंगे। राज्य के पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह राजनांदगांव विधानसभा सीट से मैदान में हैं, तो दूसरी ओर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और बस्तर से सांसद दीपक बैज समेत कई नेताओं के भाग्य का फैसला आज ईवीएम में बंद हो जाएगा। आज की वोटिंग के लिए सुरक्षा के जबरदस्त इंतजाम किए गए हैं। बस्तर संभाग में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के 40,000 जवान समेत 60,000 सुरक्षा बल के जवान तैनात 20 सीटों पर हो रही वोटिंग में लगाए गए हैं। छत्तीसगढ़ के साथ ही मिजोरम की 40 विधानसभा सीट के लिए वोटिंग जारी है। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच 8.5 लाख से अधिक मतदाता 174 उम्मीदवारों की चुनावी भाग्य का फैसला करेंगे। यह वोटिंग के लिए 3,000 पुलिसकर्मी समेत केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के 5,000 सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया है। गुजरात के गिर सोमनाथ की, जहां एक किसान के सामने टहलते एक शेर और शेरनी आ गए, जिसके बाद वहां का जो माहौल था वो बेहद दहशत भरा हो गया। जी हाँ, जैसे ही शेर सामने आया उसके बाद वहां पर क्या हुआ आप भी जानना चाहते होंगे, तो इस रिपोर्ट को देखिए। शेर का ये गुस्सा और ये दहाड़ एक किसान के लिए जानलेवा भी साबित हो सकती थी। शेर के गुस्से और दहाड़ का ये वीडियो गुजरात के गिर सोमनाथ से सामने आया है। दरअसल रात के अंधेरे में शेर और शेरनी का जोड़ा गिर सोमनाथ के खेतों में टहलता नजर आया
उस दौरान अपने खेतों की निगरानी कर रहा किसान भी वहां मौजूद था, जिसने मोबाइल कैमरे में शेर और शेरनी की चहलकदमी को कैद किया। खेत में जब शेर और शेरनी टहल रहे थे तभी किसान वहीं मौजूद था। किसान ने पहले टॉर्च से शेरनी को देखा, टॉर्च के जरिए शेरनी पर फोकस भी किया, लेकिन शेरनी आराम से टहलती नजर आई। वहीं पीछे पीछे आ रहे शेर पर जब किसान ने टॉर्च से फोकस किया तो शेर गुस्से में आ गया। शेर ने दौड़ते हुए किसान पर हमले की कोशिश की और दहाड़ भी मारी। एक वक्त तो किसान भी शेर की इस दहाड़ से घबरा गया, लेकिन किसान ने भी हौसला नहीं छोड़ा और शेर पर टॉर्च का फोकस कर उसे भगाने लगा। शेर भी दहाड़ मारने के बाद शेरनी के साथ वापस लौट गया। और महादेव बेटिंग ऐप की बात कर लेते हैं, जिसकी जांच की आज अब बहुत जल्द छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की तरफ बढ़ती हुई नजर आएगी, क्योंकि ईडी की टीम किसी भी वक्त समन भेजकर पूछताछ के लिए उन्हें बुला सकती है। और इससे पहले जो कल वीडियो आया था वो हमने आपको दिखाया भी था, जिसमें आरोपी असीम और कांस्टेबल भीम सिंह से पूछताछ कर दुबई से मध्य प्रदेश जो 508 करोड़ रुपए आने की बात सामने आई, उस मनी ट्रेल को भी खंगालने की पूरी कोशिश जांच एजेंसी की तरफ से की जाएगी। छत्तीसगढ़ में आज भले ही पहले चरण के चुनाव के लिए वोटिंग हो रही हो, लेकिन इस चुनाव के साथ साथ छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल की टेंशन महादेव ऐप ने बढ़ा दी है। माना जा रहा है कि प्रवर्तन निदेशालय जल्दी से इस मामले में पूछताछ के लिए सीएम भूपेश बघेल को समन भेज सकती है। अगर ऐसा होता है तो इससे भूपेश बघेल की परेशानी बढ़ सकती है। आरोप है कि महादेव ऑनलाइन बैटिंग मनी लॉन्ड्रिंग केस में छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल को 508 करोड़ रुपए दिए गए थे। तो प्रशांत अग्रवाल जी के जब मेरा मीटिंग हुआ उसके बाद से मैंने अब तक 508 करोड़ रुपए दे चुका है। हमारे बघेल साहब, बिट्टू भैया और उनके जो लोग हैं उनको मैंने 508 करोड़ रुपए दिया है। उसके बाद भी मेरा काम नहीं हो रहा है, मेरे काम में डिस्टर्बेंस हो रहा है इतना ज़्यादा। मैं इतना परेशान हो गया हूँ इस सिस्टम से, अब क्या करूँ समझ नहीं आता है। उसमें लिखा भी हुआ है सब कुछ रिटर्न स्टेटमेंट में, क्या मैंने किसको दिया है, कैसे दिया है, किसके सोर्स से दिया है, हर कुछ लिखा हुआ है। अब इतना पैसा देने के बाद भी मेरा काम बढ़ नहीं रहा है। इस बीच प्रवर्तन निदेशालय को मामले के आरोपी असीम दास के मोबाइल आईफोन 12 से 29 सेकंड का एक ऑडियो मैसेज मिला है। ये मैसेज दुबई में बैठे शुभम सोनी ने असीम को भेजा था। यही इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मुश्किलें बढ़ा सकता है। कहा जा रहा है कि ऑडियो ईडी को असीम से मोबाइल फोन में व्हाट्सएप चैट से बरामद हुआ है। इस बीच इस मामले को लेकर बीजेपी बेहद हमलावर है और कांग्रेस को घेरने में जुटी है। मैं हैरान हूं, मैं जानती नहीं थी कि सत्ता को पाने की लालसा इतनी कि भूपेश जी दुबई के रिमोट कंट्रोल से चलाए जाएंगे। अब तक तो मुझे कहा गया था कि रिमोट इटली का है, अब पता चला एक रिमोट दुबई में भी पड़ा है। इस बीच ईडी आरोपी असीम और कांस्टेबल भीम सिंह से पूछताछ कर दुबई से मध्य प्रदेश आए 508 करोड़ रुपए की मनी ट्रेल भी खंगालने की कोशिश कर रही है, जिसमें जांच एजेंसियों के सामने कुछ और सफेदपोश लोगों के नाम सामने आए हैं। यूट्यूबर एल्विश यादव की, क्योंकि इस मामले को लेकर नोएडा पुलिस फंसी हुई नजर आ रही है। अभी तक एल्विश यादव से नोएडा पुलिस ने पूछताछ भी नहीं की है। हालांकि इस केस को अब ट्रांसफर कर दिया गया है। कहां पर इस केस को ट्रांसफर किया है और खुद नोएडा कमिश्नर इस पूरे मामले की मॉनिटरिंग कर रही है। दिखाते हैं आपको लेटेस्ट अपडेट। सोशल मीडिया सेंसेशन एल्विश यादव को लेकर नोएडा पुलिस पशोपेश में फंस गई है। एल्विश को गिरफ्तार करना तो दूर, उस पर अब तक कोई ठोस कार्रवाई तक नहीं हुई है। अब एल्विश की जांच के लिए नोएडा पुलिस ने एक अलग ही टीम बनाई है। खास बात यह है कि नोएडा की कमिश्नर लक्ष्मी सिंह खुद इस मामले की मॉनिटरिंग करेंगी। पता चला है कि पुलिस टेक्निकल सर्विलांस के आधार पर एल्विश मामले की जांच करेगी। साथ ही साथ एल्विश के कई साथियों से भी नोएडा पुलिस पूछताछ कर सकती है। इन सब के बीच नोएडा पुलिस कमिश्नर ने इस केस में बड़ा फैसला लेते हुए इस केस को सेक्टर 49 थाना से सेक्टर 20 थाना को ट्रांसफर कर दिया है। सेक्टर 20 पुलिस पूरे मामले की जांच करेगी।
साथ ही सब इंस्पेक्टर की जगह इंस्पेक्टर लेवल के अधिकारी इस केस की जांच करेंगे। और बात राजधानी दिल्ली की करें तो यहाँ पर प्रदूषण की वजह से बहुत ज्यादा बीमारी फैल रही है, लोग परेशान हो चुके हैं। वायु गुणवत्ता की खराब हालत को देखते हुए अब दिल्ली में गाड़ियों को लेकर के ऑड इवन फॉर्मूला अपनाने पर फैसला लिया जा रहा है। तो ग्रैब 4 तो पहले ही लागू कर दिया गया था। ऑड इवन को लेकर जानकारी ये है कि 13 से 20 नवंबर तक गाड़ियां ऑड इवन सिस्टम से चलेंगी। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बैठक भी लगातार इसको लेकर की है और क्या कुछ कहा है उन्होंने इसको लेकर, देखिए रिपोर्ट में। दिल्ली में प्रदूषण को कम करने के लिए कोशिशें जारी हैं, लेकिन प्रदूषण पर नियंत्रण अब तक नहीं हो सका है। दिल्ली एनसीआर में AQI अभी भी 400 से ऊपर है। दिल्ली में एयर क्वालिटी क्रिटिकल यानी खतरनाक स्तर पर पहुंचने के बाद अब इसे कंट्रोल करने के लिए दिल्ली में 13 से 20 नवंबर तक गाड़ियों के लिए ऑड इवन सिस्टम लागू करने पर विचार किया जा रहा है। ऑड इवन सिस्टम को लेकर आज दोपहर 12 बजे खास बैठक बुलाई गई है। सोमवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अध्यक्षता में प्रदूषण को काबू में लाने के लिए मीटिंग हुई थी। इसमें दीपावली के अगले ही दिन से एक हफ्ते के लिए ऑड इवन फार्मूला लागू करने का फैसला किया गया। जो चूंकि ये संभावना दिख रही है कि दिवाली के बाद प्रदूषण का स्तर बढ़ सकता है, उसको देखते हुए दिल्ली के अंदर दिवाली के अगले दिन 13 नवंबर से 20 नवंबर तक एक हफ्ते का जो है वो ऑड इवन फार्मूला जो है वो दिल्ली में जो है लागू किया जाएगा। ये 13 दिवाली के अगले दिन 13 नवंबर से शुरू होगा और 20 तारीख तक वो चलेगा। उस एक सप्ताह के ऑड इवन की समीक्षा करके उस समय जो प्रदूषण की स्थिति होगी उसकी समीक्षा करके फिर आगे का निर्णय लिया जाएगा। प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली सरकार गैर जरूरी कंस्ट्रक्शन, BS3 कैटेगरी वाले पेट्रोल और BS4 कैटेगरी वाले पेट्रोल वाहनों पर पहले ही रोक लगा चुकी है। वहीं 5वीं तक के स्कूलों को 10 नवंबर तक बंद करने का आदेश दिया गया था। दिल्ली की वायु गुणवत्ता गंभीर हालत में अभी भी बनी हुई है। वायु गुणवत्ता 400 से ऊपर बना हुआ है। दिल्ली में प्रदूषण स्तर बद से बदतर होता जा रहा है। इसको लेकर दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 7 नवंबर को सुनवाई करेगा। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान से पूछा था कि इन राज्यों ने वायु प्रदूषण को कम करने के लिए क्या कदम उठाए हैं। राज्यों को जवाब समेत श्वेत पत्र दाखिल करने के लिए 5 दिन का वक्त दिया गया था। और अब बात विधानसभा चुनाव की करते हैं तो एक तरफ आज छत्तीसगढ़ और मिजोरम में वोटिंग जारी है। सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो चुका है, तो दूसरी तरफ मध्य प्रदेश और राजस्थान के लिए चुनाव प्रचार भी तेजी के साथ चल रहा है। जी हाँ, और इसी चुनाव प्रचार से पहले जुबानी जंग भी काफी तेज हो चुकी है। आपको दिखाते हैं कि कौन किसके लिए क्या क्या कह रहा है। आज एक बार फिर चुनावी घमासान तेज रहने वाला है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश और तेलंगाना में चुनाव प्रचार की कमान संभालेंगे, जहां वो विरोधियों को पुरजोर तरीके से घेरेंगे। पीएम मोदी की आज मध्य प्रदेश के बुरहानपुर और सीधी में चुनावी रैली है। इसके साथ ही तेलंगाना के हैदराबाद में भी पीएम मोदी की बड़ी जनसभा है, जहां वो AIMIM सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी को करारा जवाब देंगे। मोदी की इस रैली का ओवैसी भी न केवल शिद्दत से इंतजार कर रहे हैं, बल्कि राम मंदिर के बहाने कांग्रेस पर निशाना भी साध रहे हैं। कमलनाथ ने यह कहा कि राजीव गांधी ने ही बाबरी मस्जिद के ताले खुलवाए और राम मंदिर बनाने की शुरुआत की। तो कमलनाथ ने कहा, तो राहुल गांधी खामोश क्यों बैठे हुए हैं? क्या राहुल गांधी या कमलनाथ पैसे किसी से लिए क्या? इस तरह की बात कैसे करते हैं? वजीर आजम आएंगे तो उनको भी आड़े हाथ लेंगे। हम ही तो ले रहे हैं, उनको दूसरा तो कोई लेता ही नहीं है। पीएम मोदी के साथ साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज MP के शुजालपुर में रोड शो और रैली करेंगे। इसके साथ ही काला पीपल विधानसभा के पोलाई कला में और देवास जिले की खातेगांव विधानसभा में जनसभा को संबोधित करेंगे। इस बीच रीवा की एक रैली में CM शिवराज सिंह चौहान ने कमलनाथ पर बड़ा हमला करते हुए उन्हें कबाड़नाथ तक कह दिया। नंबर 1 2 आए तो स्कूटी मामा दिलवाता है, लेकिन कमलनाथ जी तुमने तो मेरे बच्चों के लैपटॉप ही बंद कर दिए थे। ये कमलनाथ कबाड़नाथ थे, कबाड़ा करते 1.25 साल में सारी योजनाओं में ताला लगा दिया, ताला। अरे लाडली बहनाओ, प्रियंका गांधी जी से पूछना कि अब तो आ गई मैडम,
जब कांग्रेस की सरकार आई थी तो बेगा बारिया और शहरिया बहनों के 1000 रुपये क्यों बंद कर दिए। मध्य प्रदेश के साथ साथ राजस्थान में भी विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार तेज है। गृह मंत्री अमित शाह आज राजस्थान के नागौर जिले में 3 विधानसभा क्षेत्रों कुचामन, मकराना और परबतसर में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। क्या इंडिया अलायंस में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है? ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कम से कम सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव बयान से सब कुछ ऐसा ही नजर आ रहा है। मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार के दौरान अखिलेश यादव ने जो कुछ भी कहा उसको लेकर बीजेपी भी इंडी गठबंधन पर हमलावर है। और आखिर अखिलेश यादव ने ऐसा कहा क्या था जिस पर ये पूरा सियासी घमासान मचा हुआ है? देखिए रिपोर्ट में। विपक्षी इंडी अलायंस का जब गठन किया गया तब तो एकता के बड़े बड़े दावे किए गए थे, लेकिन अब इन दावों की पोल खुलने लगी है। इंडिया अलायंस के गठबंधन में शामिल समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने इसे लेकर कांग्रेस पर बड़ा आरोप लगाया है। कांग्रेस नहीं चाहती कि हम उनके सहयोगी दल बने। कांग्रेस नहीं चाहती कि उनका सहयोगी दल मैं बनूं। इसी तरह अगर आज देखे होंगे आप पार्टी के खिलाफ भी कांग्रेस बोल रही है, तो ये वो दल हैं जो सहयोगी दल हैं। वो सोचते हैं कि जनता उनके साथ खड़ी है, लेकिन पीडीए उनको जवाब देगा इस बार। अखिलेश के इस बयान के बाद बीजेपी के हाथ बड़ा मौका लग गया है। बीजेपी के नेता इस बहाने कांग्रेस पर जोरदार अटैक कर रहे हैं। एमपी में एक रैली में बोलते हुए शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कांग्रेस के दलदल में इंडी अलायंस फंस गया है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कांग्रेस चालू पार्टी है, चालू दगाबाज पार्टी, धोखेबाज पार्टी। वो इंडी गठबंधन को ही धोखा दे दिया, वो इंडी गठबंधन कांग्रेस के दलदल में फंस गया पूरा का पूरा। अखिलेश के बयान ने बीजेपी को मौका दिया तो कांग्रेस का बचाव करने के लिए भी कुछ दल सामने आए हैं। इंडिया अलायंस में उठापटक के बीच उद्धव गुट वाली शिवसेना ने साफ कहा है कि यह गठबंधन केंद्र में तानाशाही शासन को खत्म करने के लिए बनाया गया है, लेकिन राज्य में राजनीति अलग होती है, इसलिए इंडिया अलायंस इस चुनाव में नहीं दिख रहा है।